हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GKMCQ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि रेलवे ने एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया है कि 15 दिसंबर से वो एग्ज़ाम लेना शुरू कर देंगे। और 15 दिसंबर से एग्ज़ाम लेना शुरू कर देंगे तो सारे एग्ज़ाम जो है आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू कीजिए। और चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहले का वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, वो आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट हमारा बहुत सारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो में यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो का ये जो है थोड़ा सा धुंधला धुंधला नज़र आता है, पर मैं पढ़ूंगा तो आपको गौर से सुनना है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पुराण शब्द का अर्थ जो है प्राचीन होता है, एनिशिएंट होता है पुराण शब्द का अर्थ। ऐसे तो पुराणों की संख्या अधिक है, परंतु इनमें 18 पुराण प्रमुख हैं। प्रत्येक पुराण के खंड होते हैं। पांचवें खंड में प्राचीन भारत के राजवंशों का इतिहास वर्णित है। पांचवें खंड में प्राचीन भारत के राजवंशों का जो इतिहास है वो वर्णित है। पुराणों की जो रचना थी वो लोमर्स मुनि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है वो मत्स्य पुराण है। इसमें सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य तथा गुप्त कालों की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से शुंग वंश एवं गुप्त वंशों के इतिहास का पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण से संघ एवं गुप्त वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। पुराणों से शिशुनाग एवं कण्व वंशों का भी ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। सूत्र से कम शब्दों एवं वाक्यों में अधिक से अधिक बातों पर व्यक्त करने की विधि जानकारी प्राप्त होती है। सूत्र से जो है कम से कम शब्दों और एवं वाक्यों में अधिक से अधिक बातों की व्यक्त करने की विधि की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो स्रोत सूत्र है। स्रोत सूत्र वैदिक यज्ञों से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करता है। तो गृह सूत्र जन्म लेने के पूर्व लेकर मृत्यु तक मनुष्य के विभिन्न कर्तव्यों की जानकारी इसके तहत दी गई है। धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारियों का विवरण किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्रोत सूत्र जो है ज्योमेट्री की शुरुआत माना जाता है। स्रोत सूत्र को ज्योमेट्री की जो है शुरुआत माना जाता है। धर्म सूत्रों पर आधारित हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ स्मृतियाँ है। स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। उपयुक्त के अलावा पराशर 300 से 500 ईस्वी, बृहस्पति 300 से 500 ईस्वी तथा कात्यायन 400 से 6 ईस्वी स्मृतियों से गुप्त काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मनुस्मृति के अनुसार समाज प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मनुष्य के जीवन में संबंधित चार आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में शुंग वंश का प्रामाणिक इतिहास प्राप्त होता है। विष्णु स्मृति में सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का विवरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य की संभावित रचना काल 250 से ईस्वी से 100 ईस्वी तक माना जाता है। संगम का अर्थ कवियों का संघ अथवा मंडल होता है। राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण विशाल संगम साहित्य की रचना हुई है। तमाम संगम साहित्य 9 संग्रह ग्रंथ में संकलित हैं तथा इनमें अब मात्र 2289 रचनाएं बची हुई है। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई है। तमिल रामायण की रचना कंथन ने की है और तमिल व्याकरण को तोलकक्कीपियम कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तमिल रामायण की रचना कंथन ने की है और जो है तमिल व्याकरण की रचना तोलकाप्पियम कहा जाता है। तुरुकल दार्शनिक विचार तिराकुरल जो है दार्शनिक विचार दर्शन का संग्रह है। सिरनपदिकरम मणिमेकले महत्वपूर्ण महाकाव्य है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरा नामक स्थान पर अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में अगस्त्य तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में हुआ। तीसरे संगम का आयोजन उत्तरी मदुरा नकीरर की अध्यक्षता में हुआ। संगम साहित्य से आरंभिक चोल
चेर एवं सांडे राजाओं की जानकारी मिलती है। तीसरे संगम का आयोजन उत्तरी मरुदा नकीरर की अध्यक्षता में हुआ। संगम साहित्य से अधिक चोल, चेर एवं सांडे राजाओं की जानकारी मिलती है। 197 सांडे राजाओं ने इस संगम को संरक्षित दिया। चलिए कुछ जातक और ऐतिहासिक जो है जानकारी हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। जातक जो है 550 कथाओं का संकलन है। तो अब इसमें कुछ जो है ऐतिहासिक जानकारी है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी इसमें दी गई है। त्रिपिटक यानी प्राकृतिक भाषा, बौद्ध धर्म के विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। और सूत पिटक यानी त्रिपिटकों का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों का संकलन। और दीर्घ जो है निकाय यानी गद्य एवं पद दोनों में बौद्ध दर्शन के सिद्धांत का संकलन मिलता है। मध्यम निकाय यानी अवतारवाद का समर्थन, बौद्ध के कहीं कहीं पर अवतार बताता है। संयुक्त निकाय यानी गद्य एवं पद दोनों में अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। अंगुत्तर निकाय यानी 11 निपातों में संगठित है। 16 प्राचीन महाजनपदों की जानकारी मिलती है। खुंदक निकाय यानी संकलन ग्रंथ जो है लघु ग्रंथों जातक सहित का संकलन मिलता है। और विनय पिटक जो है वो बौद्ध मठ निवासियों के अनुशासन की जानकारी देता है। और जो है प्रतिमोक्ष जो है अनुशासन के नियम एवं प्रायश्चित का विवरण देता है। सूत्र विभंग यानी सूत्रों पर टीका जो है बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों का विवरण देता है। और खंदक निकाय 2 भाग चुलबगम एवं महाभाग जो है वो बौद्ध संघ के नियम का जो है जानकारी देता है। और परिवार जो है प्रश्नोत्तर ग्रंथ जो है प्रश्नोत्तर क्रम के में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देता है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देता है। और फिर जो है अभिध्यम जो है अभिध्यम जो है तृतीय संगीत में संकलित वो मगध एवं मौर्य साम्राज्यों की जानकारी देता है। तो चलिए हम लोग आगे जो है इसका देखते हैं। और यह जो है अभिध्यम पिटक जो है ये हमको बौद्ध दर्शन की व्याख्या देता है। किसकी? बौद्ध दर्शन की व्याख्या देता है। और दीपवंश एवं महावंश जो है वो मगध एवं मौर्य साम्राज्यों की जानकारी देता है। और मिलिंद पान्हो जो है पाली भाषा में बौद्ध धर्म भिक्षु नागसेन द्वारा यवन राज मिनांडारों को बौद्ध धर्म में शिक्षित धर्म की जानकारी देता है। दिव्यापदन पाइल भाषा में मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पुत्र कुणाल की जानकारी देता है। आर्य मुंजी शुक्लम पाली भाषा में बौद्ध धर्म के संरक्षक शासकों की गुणगान करता है। और महावस्तु बुद्ध चरित्र पाली भाषा में बौद्ध एवं प्राचीन भारतों की जानकारी देता है। ललित विस्तार संस्कृत भाषा में प्राचीन भारत की जानकारी देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य से भारतीय इतिहास का पर महत्वपूर्ण प्रकाश करता है। ये जातक त्रिपिटक पाली ग्रंथ एवं संस्कृत ग्रंथों के रूप में प्राप्त होते हैं। जातक कथाओं में भारत के द्वितीय नगरीकरण सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का बाइबल कहा जाता है। दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूक्त से बौद्ध के अंतिम दिनों का विवरण प्राप्त होता है। सूद पिटक का संकलन बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया है। और विनय पिटक का संकलन बुद्ध के अंश शिष्य उपाली ने किया है। और अभिधम्म पिटक का संकलन जो है मोगली पुत्र तिस्सा ने किया है। और भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन साहित्य विशेषकर जैन आगम महत्वपूर्ण है। प्रमुख जैन ग्रंथ तथा उनसे प्राप्त ऐतिहासिक जानकारियाँ। अचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं की आचार संहिता का संकलन है। न्यायधम्मकोहाओ इस ग्रंथ में महावीर की शिक्षाओं का संकलन है। भगवती सूत्र 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी की जीवनी है। परिशिष्ट वर्णन हेमचंद्र सूरी रचित इस ग्रंथ में से प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भद्रबाहु चरित्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। और उपयुक्त के अलावा जो है सम्रादित्य कथाकोश हरिभद्र सूरी कुबलथम उदुतन सूरी कथाकोश प्रकरण जिनेश्वर सूरी आदि पुराण जिनेशन सूरी तथा उत्तर पुराण गुणभद्र सूरी जैसे जैन की जानकारी प्राप्त करता है। जैन आगमों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। जैन आगम 12 अंग 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन 6 चंद्रसूत्र नदी सूत्र अनुयोग में संकलित है। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र की भाषा संस्कृत है। धर्मोत्तर साहित्य नॉन रिलीजियस लिटरेचर ग्रंथ एवं लेखक की जानकारी। मुद्रा राक्षस कथा सरित्र सागर
नंद वंश तथा मौर्य काल की जानकारी हम लोग को देता है। विशाखदत्त यश सोमदेव, विरत कथा मंजरी छमनेन्द्र जो है मौर्य काल की जानकारी देता है। अष्टपाई पाणिनि जो है मौर्य काल एवं उसके पूर्व के गणतंत्रों की जानकारी हम लोग को देता है। उसके गणतंत्रों की जानकारी हम लोगों को देता है। यह महाभाष्य जो है मालविनी की महाभाष्य मालविकागिनम मित्रम जो है शुंग साम्राज्य के विषय में पतंजलि और कालिदास की जानकारी हम लोगों को इससे मिलती है। और गार्गी संहिता कात्यायन यूनानी आक्रमण के विषय में जानकारी देता है। और गैरवाहो यानी बाबती कुंज जो है वो कन्नौज नरेश यासोवर्मन की दिग्विजय की जानकारी देता है। कामंदकीय नीतिसार कामंदक जो है प्राचीन भारत में आचार व्यवहार की जानकारी हम लोगों को देता है। हर्षचरित्र बाणभट्ट जो है परमार वंश सिंधु राजनंद नवसाहक वंश एवं हून आक्रमण के विषय में हम लोगों को जानकारी प्रदान करता है। नवसाह संकचरित यानी परमिल जो है गुप्त परमार वंश सिंधु राज नवसाहक हून आक्रमण की जानकारी हम लोग को देता है। विक्रमा काव्यचरित बिलन जो है चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य 6 के विषय में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य मौर्यकालीन राजनीतिक एवं प्रशासन की जानकारी देता है। राजतरंगिणी कलन कश्मीर का इतिहास राजपूतों के 36 काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कुमारपाल चरित्र जो है सूरी चालुक्य वंश का इतिहास है। मतविलास प्रसरण महेंद्रम विक्रम प्रथम 7वीं शताब्दी की राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी देता है। अवंती सुंदरी कथा दंडी पल्लवों का इतिहास हम लोगों को जानकारी देता है। जातक कथाओं में बुद्ध धर्म पूर्व जन्म की कहानियां संकलित है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में वर्धमान महावीर की जीवन वृत्ति का ज्ञान होता है। स्त्रियों की सर्वाधिक खराब स्थिति की जानकारी मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। और जैन धर्म का आरंभिक इतिहास सूत्र से प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने की। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने की। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र का साम शास्त्री द्वारा अनुवादित संस्करण 1909 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने प्रशासन के 18 विभागों की तरफ ध्यान खींचा है। प्रसिद्ध ग्रंथ अशोकवादन में गायों को वंददा अंदा और सुखदा कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी कुछ भारतीय बंदरगाहों एवं वहां से होने वाले आयात निर्यात की जानकारी है। हिस्टोरिका हेरोडेटस की प्राचीन भारत फ्रांस संबंध की जानकारी है। नेचुरल हिस्ट्री भारतीय पशुओं पौधों एवं खनिजों की जानकारी है। और स्काइलेक्स के विवरण यानी यात्रा वृत्तांत सिंधु क्षेत्र का विवरण है। गैस्पेरिडोस यानी हिकेट्स मिलेट्स जो है स्काइलेक्स के विवरण की जानकारी हम लोगों को देता है। और फिर हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो हम लोगों को प्राचीन भारत के भौगोलिक इतिहास की जानकारी देता है। नियरक्यास अनी सीक्रेट्स तथा एरिस्ट्यूबुलम के विवरण जो है सिकंदर कालीन एवं बाद के भारत की जानकारी हम लोगों को देता है। इंडिका मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्यकालीन समाज प्रशासन एवं संस्कृति की जानकारी देता है। सिकंदर की जीवनी जो है अने सीक्रेट्स जो है सिकंदराकालीन भारत की जानकारी देता है। एरियन एवं प्लूटार्क के विवरण यानी सिकंदर के बाद का भारत की जानकारी हम लोगों को देता है। फूको की फुआन जो है गुप्तकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देता है। सीयू की जो है ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन कालीन भारत का इतिहास की जानकारी देता है। सिकिंग का वृत्तांत 7वीं शताब्दी का भारत का जानकारी देता है। कंग्यूर तांग्यूर लामा तारनाथ 8वीं शताब्दी के भारत की जानकारी देता है। सुलेमान के वृत्तांत प्रतिहतार वंश की जानकारी देता है। अल मसूदी के वृत्तांत यानी राष्ट्रकूट वंश की जानकारी हम लोगों को देता है। चलिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक यूनानी था जिससे 80 ईस्वी में भारत की यात्रा की। और हेरोडेटस जो है स्काइलेक्स पिलनी और हिकेटिस मैगस्थनीज अनीसिक्रेट्स न्याकार्म एरियन तथा प्लूटार्क यूनान के निवासी थे। क्लाउडियम टॉलमी रोम के निवासी थे। फुआन वेनसांग इत्सिंग चीन तथा लामा तारना तिब्बती यात्री थे। मैगस्थनीज यूनानी सेल्यूकोस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी लेखक पैट्रोक्लीज के यात्रा वृत्तांत से प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यूनानी लेखक पैट्रोक्लीज के यात्रा वृत्तांत से
प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चीनी लेखकों में भारत के संबंध में प्राचीनतम जानकारी सुमाचीन को रचनाओं ईस्वी पूर्व से 100 से प्राप्त होती है। चीनी यात्री वेनसांग ने 138 देशों के विवरण संकलित किए, उसे यात्री सम्राट कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय ने वेनसांग के अध्ययन के समय वहाँ के कुलपति आश्चर्यशील बद्र थे। ह्वानसांग की यात्रा वृत्तांत जो है वो फुकोकी का अर्थ भारत की दिशा का विवरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को करते हैं। और फ़ॉन जो है विवरण है या यात्रा का भारत की दशा का विवरण है। तिब्बत लेखक लामा तारनाथ और चीनी लेखक इत्सिंग के विवरणों से प्राचीन नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की जानकारी हम लोगों को मिलती है। इससे हमें क्या मिलता है, विक्रमशिला के की जो है जानकारी हम लोगों को मिलती है। कुषाण युग और विभिन्न संस्कृति, जाति, तत्व एवं भाषाओं के बारे में हम लोग को जानना है। स्टोन एज, डिफरेंट कल्चर और रेशियल एलिमेंट्स एंड लैंग्वेज के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। तिब्बती लेखक लामा तारनाथ तथा चीनी लेखक इत्सिंग के विवरणों से प्राचीन नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की जानकारी मिलती है। पाषाण युग, विभिन्न संस्कृतियां, जाति, तत्व एवं भाषाओं की जानकारी हम लोग को जो है पाषाण युग प्रागैतिहासिक संस्कृति यानी प्री हिस्ट्रिक कल्चर का अंग है। और यूनानी भाषा में पैलियोस प्राचीन तथा लिथोस पाषाण के अर्थ में जो है। और भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव एप मैन के सब साक्ष्य जो है लगभग 5 लाख वर्ष पुराने हैं। शिवालिक में जीवाश्म के साक्ष्य पाए गए हैं। भारत में मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत में पाए गए आदि मानव के अधिकांश साक्ष्य सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच फैले प्रदेश से मिले हैं। कुषाण युग के साक्ष्य शिवालिक की तराई एवं उत्तर पश्चिम पंजाब से प्राप्त हुए हैं। मानव सभ्यता का आरंभिक काल पाषाण युग कहलाता है और पाषाण युग की अवधि ईसा पूर्व 2.5 लाख ईस्वी से 1000 मानी जाती है। पत्थर के औजारों के व्यापक प्रयोग के कारण यह काल पाषाण संस्कृति कहलाती है। पाषाण उपकरणों एवं औजारों के आधार पर पाषाण संस्कृति को 3 कालों में बांटा गया है: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पुरापाषाण युग जो है ईसा पूर्व 2.5 लाख से ईसा पूर्व 1000 ईस्वी तक जो है जानकारी मिलती है। निम्न पुरापाषाण यानी लोअर प्री कल्चर ईसा पूर्व 1 लाख से 2.5 से लाख ईस्वी से यानी 2.5 लाख ईस्वी से पूरा ईसा पूर्व 1 लाख ईस्वी तक की है। और इसमें कुल्हाड़ी, बिदारनी और खंडक यानी कश्मीर, थार मरुस्थल, भीमबेटका गुफाएं, सोहन घाटी, पाकिस्तान की जानकारी हम लोग को मिलती है। मध्य पुरापाषाण ईसा पूर्व 1 लाख से 40,000, फलक, फेक, बैगनी, छेदनी एवं खुराचना, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नेबसा महाराष्ट्र और उड़ीसा से इसकी जो है हम लोगों को जानकारी मिली है। उच्च पुरापाषाण ईसा पूर्व जो है वो 4 लाख से 10,000 है। फलकी एवं तक्षणी मिला है। और बीजापुर, इनगांव महाराष्ट्र, बेलन एवं उत्तर प्रदेश से मिला है। मध्य पाषाण ईसा पूर्व 1 लाख ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक। लघु कुषाण उपकरण जो है भीमबेटका, बागेर और मुंगेर और लगनगाज गुजरात से हम लोग को मिला है। उच्च पुरापाषाण जो है 4000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक यानी फलक एवं तक्षणी बीजापुर, इनगांव महाराष्ट्र एवं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिला है। मध्य पाषाण के बारे में 1000 से 3500 ईसा पूर्व तक। लघु पाषाण यानी मिल्कॉन उपकरण मिला है भीमबेटका, बागोर मध्य प्रदेश, मुंगेर बिहार और लगनगाज गुजरात से। और नव पाषाण जो है युग ईसा पूर्व 3500 से 1000 ईसा पूर्व है। और इसी को पॉलीसंदर एवं जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार मेहरगढ़, बलूचिस्तान, बुरजाहोम एवं गुफलकार, कश्मीर, कोल्हाडिया उत्तर प्रदेश, शिरान बिहार और असम और पायमिल्ली तमिलनाडु से जानकारी हम लोग को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, अभी हम लोग को इसको देखना है। पुरापाषाण युग को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पुरापाषाण औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसवेट ने की। मध्य पाषाण को लघु उपकरण की खोज सर्वप्रथम CL क्लाइल ने की। प्रथम नवपाषाण स्थल भारत टॉम्स नदी उत्तर प्रदेश की घाटी से मिले हैं। प्रथम नवपाषाण स्थल भारत की खोज 1860 ईस्वी में ली मैसूरियो ने की। दक्षिण भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रमुख स्थल वेलाड़ी कर्नाटक है और वेलाड़ी की खोज 1872 ईस्वी में नेविलियन फ्रेजर ने की। पुरापाषाण युग में लोगों की प्रमुख पेशा शिकार हंटिंग था। पुरापाषाण युगीन औजार आकार में बड़े एवं भद्दे होते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी।
पत्थर की प्राचीनतम कुल्हाड़ी रमपक्कम से प्राप्त हुई है और मध्य पुरापाषाण काल में गोल पत्थरों से औजार निर्मित होते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति यानी फेक फ्लैग कल्चर कहते हैं। कोर एवं फ्लैग प्रणाली से निर्मित औजार मद्रास चेन्नई में से मिले हैं। पुरापाषाण काल की संस्कृति फलक संस्कृति फेक कल्चर कहते हैं। कोर एवं फ्लैग प्रणाली से निर्मित औजार मद्रास चेन्नई से मिले हैं। उपयुक्त दोनों प्रणालियों से निर्मित औजार सिंगरौली उत्तर प्रदेश से मिले हैं। गोल पत्थरों से निर्मित उपकरण मोहसोहन घाटी पाकिस्तान से मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में गोल पत्थरों से औजार निर्माण कार्य को बटिक्सम उद्योग कहा जाता है। आधुनिक मानव का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। भारत में चित्रकारी के प्राचीनतम आधुनिक मानव का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। भारत में चित्रकारी के प्राचीनतम उदाहरण भीमबेटका गुफाएं हैं और भीमबेटका चित्रकारी उच्च पुरापाषाण काल की है। अग्नि ईरा की खोज जो है पुरापाषाण काल में हुई है। अग्नि का व्यापक प्रयोग मध्य पुरापाषाण काल में हुआ है। कृषि एग्रीकल्चर की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने फसल के रूप में सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ उगाए हैं। मनुष्य ने फसल के रूप में सर्वप्रथम गेहूं एवं जौ उगाए हैं। भारत में चावल राइस की कृषि प्रथम प्रमाण कुलहावडीवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। मानव का प्राचीनतम पालतू जानवर कुत्ता डॉग है। मानव ने मध्य पाषाण काल में कुत्ते का पालन आरंभ किया है। भारत में पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मध्य युग में मिले हैं और पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य बागौर राजस्थान एवं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। नवपाषाण काल में ही पहिया व्हील्स की खोज हुई है। पहिए की खोज ने मानव जीवन की गति देते हुए परिवहन सुविधाओं का विकास किया है। नवपाषाण काल में ही पहिया व्हील्स की खोज हुई है और पहिए की खोज ने मानव जीवन की गति देते हुए परिवहन सुविधाओं का विकास किया है। नवपाषाण युग में ही चरखे करघे एवं आविष्कार हुआ है। कब्र में मालिकों के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य बुर्जाहोम संस्कृति में पाए गए हैं। महापाषाण संस्कृति यानी मैलिथिक कल्चर जो है, महापाषाण संस्कृति का संबंध प्राचीन काल में दक्षिण भारत में समाधान की प्रथा से है और दक्षिण भारत में प्राचीन काल में शवों के कब्रों को बड़े पत्थरों से ढकने की प्रथा थी और इन बड़े पत्थरों को महापाषाण यानी मैग्नेलिथ एवं इस काल से महापाषाण संस्कृति कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुर्जाहोम कश्मीर से झील के किनारे गर्ताबास गढ़ाघर में निवास के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर स्थित गुफाकाराल से कुम्हार की गुफा कहते हैं और गुफाकाल संस्कृति के लोग कृषि एवं पशुपालन करते हैं। चिरान सारण बिहार में से हड्डियों के औजार मिले हैं और चिरान से मिले औजार से हिरण के सींगों के व्यापक प्रयोग हैं और भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की पहली बस्ती आहार थी। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की एक बड़ी बस्ती इनामगांव महाराष्ट्र थी और इनामगांव जारबे संस्कृति की एक प्रतिनिधि है और जारबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। इनामगांव जारबे संस्कृति की जो है एक प्रतिनिधि है और जारबे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद है। मालवा संस्कृति में चित्रित काले एवं लाल मृदभांड PBRW प्रयुक्त होते हैं और बुर्जाहोरम संस्कृति में चित्रित PGW का प्रयोग करते हैं और जारबे संस्कृति में चित्रित लाल मृदभांड PRW का प्रयोग होता है और नवपाषाण युग के दक्षिण भारत में चमकीले धूसर भांड PSGW का जो है प्रयोग होता है और नवपाषाण युगीन पूर्वी भारत में चित्रित भूरे एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग होता है। PBRW का प्रयोग होता है। भीमबेटका की 500 से अधिक चित्रित गुफाएं पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण युग की है। सावधान की दाह संस्कार प्रक्रिया का आरंभ मध्यपाषाण काल में हुआ है और नागा अर्जुन कोंडा से नवपाषाण युगीन युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। जंगली गन्ना के अवशेष हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं और दक्षिण भारत के प्राचीनतम फसल रागी के साक्ष्य ब्रह्मगिरी से मिले हैं। भवन निर्माण की कला शुरुआत नवपाषाण युग से हुई है। भारत में नगरीकरण अर्बनाइजेशन की शुरुआत नवपाषाण युग से हुई है। भारत निर्माण कला की शुरुआत नवपाषाण युग से हुई है और भारत में नगरीकरण अर्बनाइजेशन की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई है।
भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता नवपाषाण युग में ही विकसित हुई है। भारत में प्राचीनतम नगर मोहनजोदारो था। कृषि एवं पशुपालन के व्यापक प्रचलन के नवपाषाण युग में स्थिर सामाजिक जीवन की शुरुआत की। हड्डियों से निर्मित मृत मातृ देवी की मूर्ति बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। भारत में हाथी एलिफेंट के प्राचीनतम साक्ष्य हाथनगौड़ा से मिले हैं। हाथनौड़ा से मिले हैं। भारत में हाथी एलिफेंट के प्राचीनतम साक्ष्य हाथनौड़ा से मिले हैं। कथवा संस्कृति सिंधु सभ्यता की संस्कृत समाकलिन थी। सर्वाधिक तांबा निर्मित अवशेष गुंगेरिया से पाए गए हैं। 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच सावल्ला संस्कृति का विकास हुआ है और 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच प्रवास संस्कृति का विकास हुआ है। 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के बीच रंगपुर संस्कृति का विकास हुआ है। 1700 ईसा पूर्व के बीच रंगपुर संस्कृति का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति का प्रथम प्रजातीय वर्गीकरण रिजले आईएएस अधिकारी ने किया है। भारत का प्रजातीय विधान जो है नैग्रोआइट जो है ट्रावणकोर एवं कोचीन है। नागा एवं किरात असम है। चौड़ी सिर विलिप प्रजातियां जो है काठियावाड़ तमिलनाडु एवं गुजरात है। और भूमध्य सागरीय जो है विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली ब्राह्मण जातियां हैं। दिनाड़ी बंगाल एवं उड़ीसा है। आर्य जो है पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल आदि में जो है इसके साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। भारत के जातीय विधान से संबंधित प्रचलित मत डॉक्टर BS गुहा का है। डॉक्टर गुहा ने भारत के जातीय विधान को 6 भागों में बांटा है। प्रजातीय मूल निवास और भारत के निवास क्षेत्र नागरोआट अफ्रीका अंडमान निकोबार प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड पश्चिम एशिया भारत के मूल निवासी मंगोलियन तिब्बत सिक्किम भूटान भूमध्य सागरीय पश्चिमी एशिया दक्षिण भारत अल्पाइन मध्य एशिया बंगाल उड़ीसा गुजरात आर्य जो है नोरोडिक मध्य एशिया संपूर्ण भारत। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया ने नैग्रोट एवं मंगोलियन के मिश्र धातु में मुंडा एवं कोल जातियों का विकास किया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन से ही मनखोमर खमेर जाति का विकास हुआ है। मोनखोमेर जाति के लोग असम म्यांमार तथा हिंद चीन में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन में नीन प्रजाति के लोग द्रविड़ यानी द्रविडियन भाषा बोलते हैं। बंगाल उड़ीसा तथा गुजरात के निवासियों में मूल तत्वों का निर्माण अल्पाइन जाति से हुआ है। आर्यों यानी नोरोडिक लोग लंबे गोरे और चौड़े ललाट वाले होते हैं। और हून युवन शक पल्लव आदि जातियों भी भारत में आकर बस गई। उपयुक्त प्रजाति के लोग भारतीय समाज में बाद में घुल मिल गए। आदिम जाति ऑस्ट्रेलैंड की देन वर्तमान मुंडा भाषा है। मुंडा भाषा संथाल प्रागना छोटा नागपुर मध्य प्रदेश उड़ीसा तथा मद्रास के कुछ भागों में प्रचलित है। किरातों यानी गोलोगोल्ड से 2 भाषाएं प्राप्त हुई हैं तिब्बती बार्मी एवं मोन खमेर। तिब्बती बार्मी भाषा असम एवं पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली जाति बोडो की है। मोन खमोर भाषा पूर्वोत्तर भारत की खासी पहाड़ियों की तराई में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? खासी पहाड़ की तराई में बोली जाती है। मन खमोर भाषा पूर्वोत्तर भाषा की खासी पहाड़ की तराई में बोली जाती है। भूमध्य सागर अल्पिनी अरामनी समूह के निवासी भारत के द्रविड़ भाषा बुलाए गए। भारत में 179 भाषाएं और 545 बोलियां हैं। संस्कृति एवं साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाषाएं लगभग 17 है। तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। नार्डिक लोग भारत में आर्य भाषा लाए। हिंदी गुजराती सिंधी कश्मीरी मैथिली और असमिया जो है उड़िया और बांग्ला जो है आर्य परिवार की भाषाएं हैं। तेलुगु तमिल कन्नड़ और मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। नार्डिक लोग भारत में आर्य भाषा लाए। हिंदू गुजराती सिंधी कश्मीरी मैथिली असमिया उड़ीसा और बांग्ला आर्य परिवार की भाषाएं हैं। पूर्वांचल पर्वत के इर्द गिर्द स्वर पुलिन भाषाएं के अवशेष मिलता है। और जो है मैक्स मुलर का यह निष्कर्ष उपयुक्त प्रजातियों द्वारा प्रयोग की गई भाषाओं के मूल के शब्दों में व्याप्त है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं के मिलते जुलते शब्द। भारतीय यूरोपीय भाषाएं पिता के लिए प्रयुक्त शब्द माता के लिए प्रयुक्त शब्द भ्राता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत में पितरी और मातरी और भ्रातरी। लैटिन में पैंटर मेटर और प्रेटर। यूनानी में पैंटर मेटर फ्रेटर। अंग्रेजी में फादर मदर ब्रदर और जर्मन में वेटेर मुटेर और फ्रूटेर
कहा जाता है। वर्तमान में द्रविड़ भाषा जो है हिंदी में पिता, माता और भ्राता कहा जाता है। वर्तमान में द्रविड़ भाषा लेखक जो है केवल दक्कन एवं दक्षिणी भारत के ही बड़े अंश में बोली जाती है। बलूचिस्तान में प्रचलित बहावी भाषा उत्तर भारत में वर्तमान में प्रचलित एकमात्र द्रविड़ भाषा है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों ने भारत में एक उच्च कोटि की सभ्यता विकसित की। द्रविड़ों ने कई महत्वपूर्ण नगर बसाए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग को यदि नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं देता हूँ आप लोग को 13। आप लोग 13 लाइक पूरा कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।